नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत के प्रथम भाग में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कैसे हुई, उसका जो एक्सपांजन है, टेरिटोरियल एक्सपांजन है वो कैसे हुआ। इन सब बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत या फिर कहे तो दिल्ली के ऊपर किन किन राजाओं ने वहां पर जो राज किया है, किन किन डायनेस्टीज ने वहां पर राज किया है, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मैप दिया गया है इसमें इससे आपको कुछ पता चल सकता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ पर कौन कौन सी जो डायनेस्टीज है उन्होंने राज किया है। जो दिल्ली सल्तनत है वो 1200 से लेकर 1526 यानी कि मोहम्मद घोरी के इन्वेजन के वक्त जो दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखी गई थी, वहां से लेकर बाबर के आक्रमण तक का जो पीरियड जो है उसे इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त आप देखें तो दिल्ली सल्तनत ही ऐसी जो बड़ी एक डायनेस्टी थी जो काफी सारी टेरिटरीज के ऊपर वो राज करती थी। तो इनके इसीलिए इनके बारे में जानना काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसमें भी काफी ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भी इनके बारे में जानना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ममलुक डायनेस्टीज है उन्होंने वहां पर राज किया है, जिनको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, जिन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक वहां पर राज किया है। उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। उन्होंने भी 1290 से 1320 तक दिल्ली, जो कि अब कैपिटल बन चुका था भारत का, अनऑफिशियल जो कैपिटल के रूप में दिल्ली है वो जाना जाता था। क्योंकि अब देखें तो मिडाइवल पीरियड में जो पाटलिपुत्र है वो अपनी जो जो सुप्रीमसी है, जो अपनी ग्लोरी, पावर और प्रेस्टीज है वो खो चुका था। वहीं मिडाइवल पीरियड के आते आते जो कन्नौज, जो कि 7वीं सेंचुरी से लेकर 10वीं सेंचुरी तक पावर, प्रेस्टीज और ग्लोरी के लिए जो जाना जाता था, जो कि एक पावरफुल कैपिटल हुआ करता था, वो भी अब अपनी जो ग्लोरी और प्रेस्टीज है वो खो चुका था। अब बारी थी तीसरे जो कैपिटल है, जो कि वो अभी वहीं से ये जो दिल्ली है अब तक वो हमारा कैपिटल के रूप में वो जाना जाता है। तो जब से दिल्ली की जो स्थापना है तोमर डायनेस्टीज ने की है, वहीं से ही ये जो दिल्ली है वो भारत का एक महत्वपूर्ण शहर बन चुका है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर के लिए भी, प्रेस्टीज के लिए भी दिल्ली एक अपनी इतिहास में अलग ये जो छाप है वो रखता है। तो शायद इसीलिए ही इन सब जो डायनेस्टी है, इनके जो एम्पायर है, इनको सबको दिल्ली सल्तनत ही कहा जाता है, ना ही कि ममलुक एम्पायर, खिलजी एम्पायर, सिर्फ इनको दिल्ली सल्तनत ही कहा जाता है। तो खलजी डायनेस्टी है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी के बाद आखिरी में आती है ये लोधी डायनेस्टी। बीच में एक सैयद डायनेस्टी भी आई थी, लेकिन उनकी इतनी इम्पोर्टेंट है वो नहीं थी। तो ये जो लोधी डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी थी, जो कि बाबर ने जो रिप्लेस करके वहां पर अपनी मुगल डायनेस्टी है उनका रूल है वो शुरू किया है। तो अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया, थोड़ा फिर भी थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं कि जो हमारे भारतीय जो राजा है इनकी हार है वो कैसे हुई थी, किन किन कारणों की वजह से जो भारतीय राजा है उनकी हार हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, जो कि भारत में काफी लूटपाट मचाकर वो चला गया था, तो उन्होंने जो मोहम्मद गजनी है उसने 12, कहा जाता है कि 12 बार है वो ऑफिशियल आंकड़ा, काफी हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि गजनी ने 12 बार आक्रमण किया था। तो कोई भी ऐसा भारतीय राजा है वो उनके जो स्थापना है वो मजबूती से ना कर सका। शायद इसलिए भी जो दूसरे जो डायनेस्टीज है, जो दूसरे फॉरेन इन्वेडर है, इनको हिम्मत मिली कि भारत को हराना काफी आसान है। तो उसमें भी जो कुछ कारण है उसमें हम थोड़ी लाइट डालते हैं। तो उसमें स्ट्रेटेजिक कारण भी है, वही सोशल कारण भी, उसमें सोशल जो कारण है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करते हैं भारतीय राजाओं की डिफीट्स में। तो पहले स्ट्रेटेजिक कारणों की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कारणों में हमारी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारी मिलिट्री स्किल और टैक्टिक्स है वो आती है। तो वो हमारी मिलिट्री स्किल और टैक्टिक है, उसमें हमने काफी सालों तक युद्ध किया था, लेकिन उसमें सुधार लाने की किसी भी राजा ने कोशिश नहीं की। भारतीय जो राजा है वो मेनली एलिफेंट के ऊपर, हाथी के जो वॉर एलिफेंट है उसके ऊपर ज्यादा जो भार है वो देते थे, और वही
रथ है वो भी अपनी जो अहमियत है वो खो चुका था, क्योंकि आप देखें तो जो तुर्किश इन्वेडर थे वो सिर्फ आर्चरी के ऊपर ही ज्यादा अहमियत रखते थे, आर्चरी के ऊपर ही ज्यादा भार देते थे। वही जो ये आर्चरी है वो हमारे पास भी काफी अच्छी थी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल है वो अच्छी रिलेवेंटली नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप देखें तो जो भारतीय आर्चरी है वो मेनली जो एक ही जगहों पर जो कहा जाए तो एक ही जगहों पर रहकर हमारे जो सैनिक है वो इन्वेडर के ऊपर अटैक करते थे। वहीं जो तुर्किश सोल्जर्स है उनकी आर्चरी है वो घोड़ों के ऊपर से ही जो हमारे जो सैनिक हैं उनके ऊपर अटैक करते थे। तो हमारी आर्चरी है वो इस नई प्रकार की जो वॉर हमने हमारे जो सामने आई थी मिलिट्री टैक्टिक्स, तो हमारी उतनी रिलेवेंट नहीं थी। तो ये भी एक कारण है वो माना जाता है। दूसरा है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो भारतीय जो हमारी जो सेनाएं पहले जो होती थी वो पहले तो हम देखें कि हर्ष की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसे जो राजा है उसने बड़ी सेना रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी राजा ने बड़ी सेना रखी है। वो सिर्फ युद्ध के समय सिर्फ अपने जो सामंत होते हैं उनके ऊपर ही ज्यादा जोर देते थे। सामंतों को ही जो सैनिक है उनकी सप्लाई है वो करनी थी। कोई भी ऐसा जो ताकतवर राजा है उसने बड़ी आर्मी हर्ष के बाद किसी ने भी नहीं रखी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। वही जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो भारतीय जो हमारी जो सेनाएं हुआ करती थी वो मेनली 3 ब्रांच है उसमें डिवाइड की जाती थी, जिसमें अग्रभाग आता था, मध्य भाग और पिछला भाग। वहीं जो तुर्किश जो सेनाएं होती थी वो उनको 5 भाग में डिवाइड किया जाता था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण के रूप में उभर कर आया है। दूसरा है सोशल कारण में भी हम बात करें तो जो हमारी उस वक्त की जो कास्ट सिस्टम है वो ज्यादा जड़ हो गई थी, रिगिड हो गई थी। तो उससे क्या होता था कि जो सप्रेस क्लासेस है जो कि नोबेल एलिट क्लास से जो सप्रेस की गई है वो सब क्या होता था कि वो सब है वो इस तुर्किश इन्वेडर है उनके साथ मिल जाते थे, क्योंकि इसको उनको जो हमारे राज्य है वहां पर काफी इनसिक्योरिटी है वो फील होती थी, काफी ह्यूमिलेशन भी फील होती थी कि हम उनको काफी ह्यूमिलेट भी किया जाता था। तो जो वो लोग हैं वो इस तुर्किश आर्मी की जो एस्पियोनेज सिस्टम है उसके लिए वो उनके लिए अच्छा हो जाता था। काफी ऐसे जो काफी उसके बाद आगे हम काफी ऐसे उदाहरण भी जानेंगे जिससे हमें ये जो मैंने तथ्य रखा है उसकी जो सार्थकता है वो प्रूव होती है। तो ये सब कारणों और साथ ही साथ दूसरी देखें तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जो भारतीय राजा है वो अपने आपस में ही लड़ते रहते थे। उनकी खुद की जो प्रेस्टीज है, पावर है, ग्लोरी है उनको बढ़ाना चाहते थे। तो क्या होता था कि कोई जो दूसरा राजा है वो ज्यादातर जो अर्ली मिडाइवल एज से लेकर जो ये जो वॉर ऑफ स्ट्रगल के नाम से जो एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जो जाना जाता है पीरियड, तकरीबन 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का जो पीरियड एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में जाना जाता था। तो वहाँ क्या होता था कि कोई भी ऐसा जो ताकतवर राजा है, बड़ा राजा है, स्वाभिमानी राजा है वो हार जाता था तो वो दूसरे जिस राजा ने उसको हराया था तो उनका बदला लेने के लिए वो जो ये इन्वेडर है इनके साथ मिल जाता था। जैसा कि जो पांड्यन राजा है वीर पांड्यन उसने भी खलजी को आने का निमंत्रण दिया था। वही जो जयचंद है उसने भी घोरी को आने का निमंत्रण दिया था। तो ये भी एक बहुत ही बड़े कारण के रूप में उभरे हैं। तो इन सब कारणों से हमारे जो भारतीय राजा है हम उनकी जो है हार है वो हो गई थी। तो उसके बाद आता है कि हमें अब मन में एक प्रश्न ये आता है कि जो इन सब राजाओं को इस तुर्किश आर्मी ने हरा दिया तो वापिस ये लोग हैं वो फिर उठ खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप देखें तो उसमें एक जो मोरालिटी होती है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करती थी। मेनली जो राजपूत राजा है वो वॉर को सिर्फ एक कहा जाए तो जो युद्ध है उनको सम्मान के रूप से देखते हैं, युद्ध उनके लिए बड़ा सम्माननीय था। तो ना कि कोई स्ट्रेटेजिक कारणों से ये युद्ध करते थे। और युद्ध में भी देखे तो जो कोड ऑफ कंडक्ट होते थे, मोरालिटी होती थी, ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करते थे। तो इन सब कारण है उसी से ही हमारे जो भारतीय राजा है उनकी हार हुई थी और जो दिल्ली सल्तनत है उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो दिल्ली में हो गई थी। तो अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। जो दिल्ली सल्तनत है जो हमारे नॉर्थ इंडिया है
उसमें 1200 से लेकर 1526 तक का जो पीरियड है, और वहां पर जिन जिन सुल्तानों ने राज किया है उनको दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। तो ये सब जो रूलर्स है वो सब के सब तुर्किश ओरिजिन के थे। इसमें सिर्फ एक ही डायनेस्टी ऐसी है जो कि वो पश्तू ट्राइब से बिलोंग करते थे। जो अफगानिस्तान है वो उनकी अफगानिस्तान से वो बिलोंग करते थे। तो ये जो सब है उनको इसलिए तुर्की सल्तनत भी हम कह सकते हैं। तो जो ये तुर्किश इन्वेडर है उनके द्वारा जो कोई ऐसा प्राइमरी राजा है, जो ताकतवर राजा है जिनको ओवरथ्रो कर दिया है, तो ये पृथ्वीराज चौहान था दिल्ली का, जो कि उस वक्त का सबसे ताकतवर राजा या फिर कहे तो सबसे सक्सेसफुल राजा भी हम उसको कह सकते हैं। क्योंकि जो पहली बैटल, हम जैसा कि मैंने पहले डिस्कशन किया कि जो भारतीय सैनिक है वो तुर्किश सैनिकों से इंफीरियर नहीं थे, वो लड़ने की दोनों की जो टैक्टिक्स है वो इक्विवेलेंट ही थी। क्योंकि हमने देखा कि ये जो मोहम्मद घोरी है उसको पहले गुजरात में भी हराया गया था, और जो बैटल ऑफ तराइन हुई थी, पहली बैटल ऑफ तराइन, उसमें भी इस मोहम्मद घोरी है उनको बुरी तरह से हराया गया था। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो आर्मी है वो उतनी कमजोर थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण है उसी से ही हमारी हार हुई है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने दिया है कि जो प्राइमरी राजा था वो था पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि ये भी उस वक्त का सबसे ताकतवर राजा है वो हुआ करता था। दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो इनकी टेरिटरी में ही आता था। तो पृथ्वीराज चौहान को ओवरथ्रो करके वहां पर जो राजाओं ने राज किया, तो उसमें भी सबसे जो ताकतवर राजा है काफी ऐसे हुए हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, इल्तुतमिश है। इन सब जो सुल्तान है उन्होंने दिल्ली के ऊपर तकरीबन 300 सालों तक राज किया है। और उसके बाद जो लास्ट सुल्तान है दिल्ली का सुल्तान, जो कि इब्राहिम लोदी है, वो बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के द्वारा उसको हराया गया, और वहीं से ही भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। तो इस पीरियड में 5 अलग अलग ऐसी जो डायनेस्टीज है उन्होंने दिल्ली के ऊपर राज किया है, जिसमें पहला आता है ममलुक डायनेस्टी। ममलुक का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ये ममलुक है वो अरब भाषा का एक शब्द है, और ये जो ममलुक डायनेस्टी है उनको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्योंकि आप देखें तो इस ममलुक डायनेस्टी के जितने भी सुल्तान हुए हैं वो एक दूसरे के गुलामी हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद घोरी का गुलाम था, वहीं जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका गुलाम हुआ करता था। तो ये भी इसीलिए ही उसको सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है खलजी डायनेस्टी। ये भी एक काफी सालों तक उसने वहां पर राज किया है। खलजी डायनेस्टी के बाद ज्यादातर राज किया है वो है तुगलक डायनेस्टी ने। तुगलक डायनेस्टी ने काफी सालों तक वहां पर राज किया है। उसके बाद सईद आते हैं, सईद के बाद आती है लोधी डायनेस्टी। तो अब देखें यहाँ पर देखें कि किन किन जो सुल्तान है उसने अपनी टेरिटोरियल एक्सपांशन की है। उसमें सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज था वो मेनली कहाँ पर था, गंगेटिक वैली और दिल्ली के आसपास हरियाणा और गंगेटिक वैली है वहाँ के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर उसका राज था। वहीं जो इल्तुतमिश है उसने काफी ऐसी जो टेरिटरीज है वो अपने साम्राज्य में मिलाई थी। उसके बाद आता है गियासुद्दीन बलबन। जो बलबन है उसने भी काफी जो टेरिटरी है वो उसमें मिलाई थी। तो बलबन के बाद सबसे ज्यादा जिसने टेरिटरी मिलाई थी दिल्ली सल्तनत में वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी ऐसी जो टेरिटरी है वो अपने में मिला ली थी। उसमें काफी नॉर्थ इंडिया का काफी एरिया उसके अपने कंट्रोल में था। वही साउथ इंडिया में भी काफी उसने मिलिट्री एक्सपीडिशन है वो चलाई रखी थी। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। उसका भी जो साम्राज्य है वो उस वक्त काफी बड़ा है वो हुआ करता था। तो उसके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली जो सल्तनत है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसका जो रूल है सिकंदर लोदी के वक्त और सईद के वक्त है वो काफ़ी छोटा हो गया था। क्योंकि अब देखें तो ये जो खिलजी है उस वक्त ही जो मंगोल है उसने अटैक किया था, और वहीं जो लोदी के आते आते वक्त है वो तैमूर लंग है जो कि समरकंद है वहाँ का अमीर हुआ करता था, राजा हुआ करता था। इसने भी काफी भारत में तबाही मचाई थी, दिल्ली को काफी लूटा था। तो ये भी उनकी टेरिटरी है वो काफी छोटी हो गई थी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जिन जिन डायनेस्टीज ने दिल्ली के ऊपर राज किया उसमें सबसे पहले आते हैं तोमार। तोमारों ने ही यहाँ पर वो दिल्ली की स्थापना है वो की थी। उसके बाद आता है अनंगपाल तोमार। अनंगपाल तोमार के वक्त ही इसको कैपिटल बनाया गया था और जो सिटी है वो बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल जो दिल्ली है वो पहले इंद्रप्रस्थ नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद आते हैं चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी में भी काफी सालों तक वहां पर राज किया है। तो उसके बाद आते हैं अर्ली तुर्किश रूलर्स। उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी उसका राज रहा है। उसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी, जिसमें भी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे सुल्तान दिल्ली के ऊपर बैठे थे। वहीं उसके बाद सईद डायनेस्टी में खिजर खां है, जो कि मेनली जो मंगोल है या माफ कीजिएगा जो तैमूर है उसके द्वारा एक वहां पर एक गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये भी एक वहां का सुल्तान बना था। उसके बाद आता है बहलोल लोदी। जो बहलोल लोदी है उसने लोदी डायनेस्टी है वहां पर उसने नींव रखी थी। उसके बाद आता है जो सिकंदर लोदी, जो कि बाबर की हार से दिल्ली जो सल्तनत है वो पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो जो पहले ममलुक डायनेस्टी की बात करें तो जब मोहम्मद घोरी है उसने इन्वेजन किया तो वहीं जो ये जो मोहम्मद घोरी है उसने काफी टेरिटरी अपने में भारत की टेरिटरी मिला ली थी, लेकिन इसने कोई भी अपना जो सक्सेसर है, अपना जो उत्तराधिकारी है वो भारत में नहीं छोड़ गया था। फॉर बाय द वे ये भी आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि उस वक्त है इस टेरिटरी का जो कैपिटल है नॉर्दर्न इंडिया का कैपिटल है वो लाहौर हुआ करता था, ना कि दिल्ली। बाद में उसको जो दिल्ली है वहां पर उसकी जो कैपिटल है वो ले जाया गया था। पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता था वो लाहौर से ही हुआ करता था, बाद में उसको दिल्ली ले जाया गया। तो घोरी के बाद वहां उसका जो जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक है वो ही इस दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया था। और उसकी जो टेरिटरीज थे उसको जो 3 भाग में उसने डिवाइड किया गया था। वहीं आपको ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि गौरी है वो भी गजनी की तरह भारत को लूटकर चला गया था, क्योंकि वो भारत का सुल्तान नहीं था, वो सिर्फ गजनी का ही सुल्तान था। तो वो भारत में काफी तबाही मचाकर और अपने जो सूबेदार है वो नियुक्त करके वहां से चला गया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सूबेदार बनाया था। वहीं ये जो ताजुद्दीन यिल्दिज है उसको गजनी का है वो बाद में गवर्नर है वो बन गया था। और ये जो मोहम्मद घोरी है उसकी मृत्यु के बाद उसने गजनी है वो कैप्चर कर लिया था। वहीं जो नासिरुद्दीन कबाचा है वो मुल्तान और उच्च है वहाँ का कैपिटल बन गया, जो वहाँ का जो गवर्नर है वो बन गया था। वही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको दिल्ली, उसके भाग्य में दिल्ली आया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही ये जो स्लेव डायनेस्टी है उसकी शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक स्लेव या फिर जो गुलाम है वो ही हुआ करता था। वहीं आप देखें तो जो तुर्किश जो ट्रेडिशन है उसमें गुलामों को भी काफी ऐसी जो शिक्षाएं है वो दी जाती थी, जिसमें पढ़ाई लिखाई है और मिलिट्री ट्रेनिंग भी उस वक्त के जो गुलाम है उसको दी जाती थी। वही जो काफी उसमें भी देखे तो जो तुर्किश सल्तनत जो हुई है उसमें गुलाम है वो भी मेनली वही वहाँ के जनरल है वो हुआ करते थे। तो ये भी एक तथ्य है वो आपको जानना इम्पोर्टेंट है। जो वो तुर्किश स्लेव जनरल था घोरी की आर्मी में, और वो ही भारत का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर है वो हुआ करता था। और काफी ऐसे जो स्कॉलर और हिस्टोरियन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, मुस्लिम रूल इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका भी जो कार्यकाल है वो काफी आसान नहीं था। जो राजपूत डायनेस्टी है और काफी ऐसे जो राजपूत चीफ है उससे कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी खतरा था। तो उसके साथ भी उसकी जो काफी लड़ाइयाँ है वो हो चुकी थी, लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो जैसा कि हमने मैप में देखा कि दिल्ली के आसपास का, और साथ ही साथ देखे तो गैंगेटिक वैली है उसके आसपास का ही एरिया उसकी टेरिटरी में था, बाकी उसका कंट्रोल है वो नहीं था। और वो उसने जो 2 मॉस्क है वो भी बनाए थे, जिसमें दिल्ली है और दूसरा है अजमेर में। वहां पर जो 2 मॉस्क है वो मंदिरों का विध्वंस करके उसी की मंदिर का मटेरियल का इस्तेमाल करके जो दिल्ली है वहां पर
जो दो मस्जिद है वो बनाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुब मीनार के लिए भी काफ़ी जाना जाता था। कुतुब मीनार जो कि उसकी जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही वो बनाने की शुरुआत की गई थी। बाद में इल्तुतमिश और उसके बाद के जो सक्सेसर आए हैं उसके द्वारा उसको पूरा किया गया है। उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। और उसकी जो मृत्यु है वो चोगान यानी कि जो पोलो के खेल में है, वो घोड़े से गिर जाने की जो गंभीर इंजरीज हुई थी उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है आराम शाह, वो उसके जो जो स्लेव एम्पायर है या फिर कहे तो तुर्किश एम्पायर है उसका राजा बनाया गया था। लेकिन जो ये आराम शाह है वो इनकेपेबल रूलर था। वो इस टेरिटरी को बनाए रखने में उसका कैपेबल नहीं था। तो उसको बाद में हराया गया और जो उसको बाद में हटाया गया। और वहीं जो तुर्किश चीफ हुआ करते थे, 40 ऐसे जो चीफ और आमिर हुआ करते थे, उन सब ने जो बदायूं का जो उस वक्त जो गवर्नर हुआ करता था मलिक शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसको बुलाया और उसी ने ही इस आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया। तो उसके बाद जो इल्तुतमिश है वो भी जो इलबारी ट्राइब है उसी से ही ये बिलोंग करता था। ये इलबारी ट्राइब है वो बाद में ही इस इलबारी ट्राइब का नाम है वो आएगा। तो ये इल्तुतमिश इलबारी ट्राइब का जो तुर्कस्तान है वहां पर का ये एक आदमी था। लेकिन बाद में वो उसको भी एक मर्चेंट द्वारा बेचा गया। जो बुखारा का जो मर्चेंट था उसने ये कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको बेच दिया था। तो आराम शाह के बाद उसने दिल्ली है उसकी गद्दों के ऊपर बैठ गया और अपना जो टाइटल है वो अडॉप्ट किया। उसने अपना नया नाम रखा था शमसुद्दीन। और उसने भी काफ़ी ऐसे जो अर्ली जो कैरियर है उसमें काफ़ी फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम है वो झेले थे। उसमें सबसे पहला आता है उसकी जो पोजीशन है वो ताजुद्दीन याल्दुस जो कि गजनी का जो गवर्नर हुआ करता था घोरी के बाद वहाँ का जो रूलर बन गया था, उसने भी ये जो ये जो इल्तुतमिश है उसको दिल्ली के गद्दी का हकदार नहीं माना और उसके खिलाफ उसने लड़ाई छेड़ दी। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन कबाचा जो कि सिंध का जो गवर्नर है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ वो हो गया था। वहीं जो बंगाल है वो भी उस वक्त इंडिपेंडेंट हो गया था। वहाँ का जो खिलजी रूलर है अली मर्दान खान, उसने दिल्ली से अलग होने की घोषणा कर दी थी। और उसने साथ साथ इन सब जो रिवोल्ट हुए थे इन सब को पूरी तरह से खत्म किया। उसने याल्दुस है उसको भी हराया, तराई की जो बैटल है उसमें उसको हराया। वहीं जो 1217 में जो कबाचा है जो कि सिंध का जो गवर्नर हुआ करता था पंजाब और सिंध के आसपास का, उनको पूरी तरह से हरा दिया। और दूसरा आता है उस वक्त की एक घटना, बहुत ही बड़ी घटना के रूप में देख सकते हैं, वो है मंगोल। जो कि मंगोल है, मंगोल का जो साम्राज्य है वो उस वक्त काफी बड़ा था, लेकिन उसने भारत के तरफ भी काफी जो नजर है वो फैलाई थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। क्योंकि जो परिस्थिति सिकंदर ने जो झेली थी वही परिस्थिति इस मंगोलों ने ही झेली थी। जो कि इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन। जो कि हिंदू कुश पर्वतमाला और जो हिमालयन पर्वतमाला है वो भारत के किले के रूप में मजबूती से खड़ी थी। तो उस वक्त ये मंगोल है उसने जो और दूसरी पॉलिटिकल भी कारण है, इन सब की वजह से ही जो मंगोल है वो उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सका है। जो कि चंगेज खान जो कि एक बहुत ही क्रूर रूलर हुआ करता था, उसने अपनी जो साम्राज्य है वो काफी बड़ा बनाया था। तो उसमें एक आक्रमण का कारण ये भी बनाया जाता है कि जो ख्वारिज्म एम्पायर जो उसने जो पूरी तरह से बर्बाद किया था, उसका जो प्रिंस था जलालुद्दीन वो भागकर दिल्ली के दरबार में आ गया था। वही जो उसको इल्तुतमिश को रियलाइज हुआ कि मंगोलों से खामखा क्यों परेशानी झेलनी, तो उसने उसको वापस भेज दिया। तो इसी से ही जो मंगोल है वो सिर्फ कश्मीर और गांधार के कुछ जो टेरिटरी है वो अपने में मिला के वो वापस चले गए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा जो कारण है वो माना जाता है। तो उसके बाद जो बंगाल है वहां पर भी उसने काफी जो टेरिटरी है वो इल्तुतमिश द्वारा कैप्चर की गई। उसने गियासुद्दीन आवास है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त ही जो इंडिपेंडेंट है वो घोषित कर दी थी। तो इसने ही ये अली मर्दन खान के बाद के जो बंगाल का जो सुल्तान बना था, जो रूलर बना था, ये गियासुद्दीन आवाज, उसको इल्तुतमिश ने ही हराया था।
उसके बाद आते हैं एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, वो है राजपूत थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद राजपूतों ने अपना जो बेस्ट है वो तुर्कों को हराने के लिए दिया है। तो जो आप देखें तो चंदेल राजा है, प्रतिहार राजा है, चौहान, जादेन भट्टी, इन सब ने उनकी जो सल्तनत की टेरिटरी है उनको कुछ कुछ जो हिस्से है वो अपने साम्राज्य में, अपने जो राज्य है उसमें मिला लिया। लेकिन ये जो इल्तुतमिश है उसने भी सक्सेसफुल जो कैंपेन है इस राजपूत राजा और चीफ्स के खिलाफ और जो सक्सेसफुल कैंपेन चलाई थी उसमें भी उसने जो चंदेल राजा है, प्रतिहार और चौहान और भट्टी जो है इनके खिलाफ सक्सेसफुल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलाई थी। लेकिन वो जैसा कि घोरी ने ही जो वहां पर असफल रहा था, और वहीं ये भी गुजरात के जो चालुक्य रूलर्स है उनको डिफीट करने में असफल रहा था। उस और गुजरात से आते वक्त उसने जो महाकाल का उज्जैन टेम्पल है उसको भी बुरी तरह है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी से ही उनकी जो टेरिटरी है वो काफी बड़ी हो गई थी, और उसने एक साम्राज्य कह सके उतनी टेरिटरी अपने में मिला ली थी। तो ये उसने गजनी, घोर और सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिक्स पहले जो ये सब इन्वॉल्व हुआ करते थे वो पूरी से पूरी तरह वो अलग हो गए। और इल्तुतमिश में के साम्राज्य के काल में ही इनके जो रूल है उसमें ही लाहौर है, वहीं से जो पॉलिटिक्स है वो अब जो चेंज है वो दिल्ली की तरफ आ गया था। उस वक्त जो दिल्ली है वो सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर के लिए भी जाना जाता था। और ये जो कुतुबुद्दीन जो ये इल्तुतमिश है उसके वक्त काफ़ी ऐसे जो स्कॉलर जैसे नूरुद्दीन और मोहम्मद औफी, मिन्हाज उद सिराज और हसन निजामी जैसे जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ही वो हुआ करते थे। उसके बाद कुतुब जो ये जो इल्तुतमिश है उसके कोई भी ऐसे बेटे हैं जैसे कि कुतुबुद्दीन ने भी झेला था, कोई ऐसा कैपेबल रूलर नहीं था। तो उसने अपने जो बेटों की ही वजह अपनी जो बेटी है रजिया सुल्ताना, जिसे रजिया सुल्ताना भी कहा जाता है, तो ये रजिया को उसने अपना जो पॉलिटिकल हेड है वो घोषित कर दिया। और वहीं ये जो रजिया है उसने भी रजियातुद्दीन का नाम टाइटल अडॉप्ट करके वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गई। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है रुकनुद्दीन वो भी गद्दी का जो वारिस के लिए वो युद्ध करने लगा था। लेकिन जो फिरोज है उसने भी कुछ आर्मी लीडर्स की अपने भी आर्मी बनाकर दिल्ली के ऊपर अटैक किया था। लेकिन ये जो रजिया सुल्तान है उसने काफ़ी आर्मी लीडर्स और तुर्किश जो लॉयलिस्ट हुआ करते थे उनकी मदद से वापस जो दिल्ली गद्दी है उसके ऊपर वो बैठ गया था। वहीं एक इसमें ये भी एक कैरेक्टर ये भी आता है जिसका नाम याकूत हुआ करता है, जो कि एक स्लेव हुआ करता था। जब उसका जो प्रभाव है रशिया जो रजिया सुल्ताना है उसके ऊपर पड़ने लगा, तो जो एक पावर के लिए स्ट्रगल है वो उसकी शुरुआत है वो हो चुकी थी मोनार्की के बीच और तुर्की, जिसको काफी बार चहल गनीबी या फिर द 40 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलाने के लिए इनका जो इजाद है वो किया था। लेकिन बाद में ये लोग है वो अपनी अलग प्रेस्टीज और पावर बनाने लगे थे। तो रजिया सुल्ताना और इनके बीच एक बहुत ही कशमकश चल रही थी। ये लोग चाहते थे कि ये जो रजिया सुल्ताना है वो हमारे पपेट के रूप में बैठे, लेकिन जो रजिया है वो उनका पपेट नहीं बन सकी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है इसके असासिनेशन के रूप में, वो बाद में उसको असासिनेट किया गया था। और वो भी एक अपने फोर फादर्स और अपने पिताजी की तरह एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन भी उसने चलाई थी, जिसमें वजीर निजामुल उल जुनैदी और रणथंभोर और लाहौर है वहाँ पर एक अपने आर्मी है वो चलाई थी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो पावर स्ट्रगल चल रहा था ये जो मोनार्की और तुर्की चीफ्स के बीच, तो इसी में ही ये जो है वो उनकी हत्या है वो कर दी जाती है। और वहीं ये लोग है वो एक औरत का रूल है वो स्वीकारना नहीं चाहते, तो ये भी एक कारण के रूप में जाना जाता था। उसके बाद आता है नासिरुद्दीन, जो कि एक इतिहास में उसको स्कॉलरी और काइंड और स्कॉलरी जेंटलमैन के रूप में जाना जाता है। तो उसका रूल है वो काफी शांतिप्रिय रहा था। उसके बाद आता है गियासुद्दीन बलबन। ये जो गियासुद्दीन बलबन है वो उसी इबारी ट्राइब है, उससे ये बिलोंग करता था जिससे इल्तुतमिश आता था।
तो ये जो इल्तुतमिश है इसी ने ही ख्वाजा जमालुद्दीन और बसरा से ले उसको परचेस करके इस गियासुद्दीन बलबन है उसको खरीद लिया था। वो उसके जो फेमस स्लेव बैंड था चहलगम या फिर कहे तो द 40, उसका ही एक ये वो पार्ट हुआ करता था। वहीं ये जो काफी एक सक्सेसफुल जनरल भी है वो हुआ करता था। वो बलबन है उसका रूल ऑटोक्रेटिक है, वो उसके रूप में जाना जाता था, जो कि अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक है वो जाता था। उसने अपनी जो थियोरी ऑफ किंगशिप है उसकी शुरुआत की थी। ये थियोरी ऑफ किंगशिप से ही जो सुल्तान है वो डेस्पोट है वो बन चुका था, क्योंकि पहले जो सुल्तान है वो इस द 40 या फिर कहे जो तुर्किश चीफ और आमिर है उसी के साथ मिलकर ये शासन है वो चलाते थे। लेकिन बाद में जो थियोरी किंगशिप की बात करें तो उसमें क्या होता था, पहला जो है वो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द 40 यानी कि जो द नोबेल जिसे कहा जाता है, इन सब का पहले डिस्ट्रक्शन, उसके बाद डिवाइन राइट्स ऑफ किंग आता है, उसके बाद रॉयल डिसेंट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाई सिस्टम, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, सप्रेशन ऑफ रिबेलियन। तो इन सब पॉलिसी से ही, इन सब जो प्रिंसिपल्स है इसी से ही ये जो थियरी ऑफ किंगशिप बनती है। तो इन सब पॉलिसी का इस्तेमाल करके गियासुद्दीन बलबन है उसने द 40 है उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जो रॉयल डिसेंट्री है उसको भी काफी क्षति पहुंचाई थी। और उसने एक स्पाई सिस्टम है जो जो कि कोई भी ये सब जो बड़ा राज्य बनाने के लिए स्पाई सिस्टम है वो काफी जरूरी होती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़े फैक्टर के रूप में उभरी है। उसने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी करी, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, और ब्लड और आयरन की जो पॉलिसी है वो भी उसने बनाई। उसके बाद आता है सप्रेशन ऑफ रिबेलियन। तो इन सब पॉलिसी है उसी से ही उसने अपनी जो सल्तनत है उसमें काफी बड़ा रोल है वो प्ले किया था। उसने चहलगनी का जो पावर हुआ करता था वो पूरी तरह से उसने खत्म किया। और वहीं काफी उस वक्त तो उसके वक्त में काफी जो रिवोल्ट हुए उसने पूरी तरह से सप्रेस किए, जिसमें प्रमुख है मेवात, दोआब, अवध और कटिहार के रिवोल्ट, उसको काफी सप्रेस किया था। लेकिन वो रणथंभौर, नागौर और ईस्टर्न राजपूताना के जो इंडिपेंडेंट जो राजपूत जो राज्य हुआ करते थे उनको कैप्चर करने वो पूरी तरह से असमर्थ था। और इस जो इबारी तुर्क्स है रूल्ड इंडिया फॉर अबाउट 8 decade, but under them kingdom of slave dynasty control present day Punjab, UP, Bihar with Gwalior, Sindh and certain part of सेंट्रल इंडिया। स्लेव डायनेस्टी द्वारा अभी का जो पंजाब है, यूपी, बिहार है, ग्वालियर, सिंध और कुछ सेंट्रल इंडिया के कुछ जो पार्ट है वो ही इस वक्त ये तुर्किश जो रूलर है उसके अंडर आते थे। बंगाल ही उस वक्त इंडिपेंडेंट हुआ करता था। वहीं काफी जो राजपूत राज्य है, राजपूत चीफ है, वही उस वक्त इंडिपेंडेंट हुआ करता था। और ये जो ममलुक है उसके बाद ये जो है वो खलजी वंश की शुरुआत है वो हो जाती है। अब देखते हैं खलजी के बारे में। जो खलजी है वो उसमें सबसे पहला है जलालुद्दीन खिलजी। यही जलालुद्दीन खिलजी है वही इस खलजी डायनेस्टी का फाउंडर था, जो कि बाद में जो स्लेव डायनेस्टी के कुछ जो वीक रूलर आए उसको हटाकर ये जलालुद्दीन जो खिलजी है वो जिसे फिरोज भी कहा जाता था वो उसमें अपनी दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी। और का कुछ ऐसे जो इतिहासकार है जिसे बरानी और स्कॉलर्स, अभी मॉडर्न स्कॉलर, इनके मुताबिक वो तुर्क था लेकिन अफगान कैरेक्टर का था। जो खलजी है वो काफी सालों तक अफगानिस्तान में रहा था, तो वो भी एक तुर्क ही था, लेकिन वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उसी की तरह वो रहता था। जब उसने दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा तो वो 70 साल का हो चुका था, यानी कि वो काफी बूढ़ा हो चुका था। और वो काफी उसने पैसिफिस्ट पॉलिसी है उनको बनाए रखा था। तो उसका भतीजा और उसका जो जमाई है दोनों एक ही थे, जो कि उसकी बेटी की शादी जो इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जो कि उसका भतीजा भी था, उनके साथ की थी। तो ये उसका एक मिलिट्री उस वक्त कमांडर हुआ करता था पहले जलालुद्दीन खिलजी के वक्त में। तो बरानी के मुताबिक मंगोल जो इन्वेजन जो आया हलाकू खान के नेतृत्व में, उसका जो हलाकू का जो ग्रैंडसन है पोता अब्दुल्ला, उसने एक कैंपेन चलाया था इस भारत के ऊपर। ये अकेला और ओनली मंगोल इन्वेजन के रूप में जाना जाता था। तो
जलालुद्दीन है वो, उसका रूल है वो काफ़ी छोटा था। तो जलालुद्दीन के बाद उसका नेफ्यू है, यानी कि उसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, वो राजा बना। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पहले अरिजी ए ममलुक हुआ करता था, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ वॉर के रूप में वो उसकी जो पोजीशन थी, वो बाद में जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ही वो गद्दी के ऊपर बैठा था। तो जब वो कमांडर हुआ करता था तब उसने तुर्किश एक्सपीडिशन है साउथ इंडिया में सक्सेसफुली तुर्किश एक्सपीडिशन चलाई थी। जो देवगिरी के सेना यादव जो डायनेस्टी जो रूल करते उनको देवगिरी के जो रूलर्स थे रामचंद्र, उसको हराया था। तो जुलाई 1296 में उसने अपने फादर इन लॉ और साथ ही साथ जो उसके अंकल है उसकी हत्या करके वो दिल्ली के गद्दी के ऊपर बैठ गया था। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के जो टेरिटोरियल एक्सपांशन है उसकी बात करें तो वो भी एक इंस्टिंक्टिव इंपीरियलिस्ट हुआ करता था। तो उसने नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ऐसी जो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट है उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले उसने जो गुजरात है उसको कैप्चर किया था। वहाँ का जो वाघेला डायनेस्टी है, जो कर्ण है वो वहां पर रूल करता था, तो उसने कर्ण को भी हराया था। तो उसने गुजरात के ऊपर 2 बार हमला है वो किया था। और 1299 में भी उसने पाटन है उसको कैप्चर किया और पाटन और सोमनाथ दोनों को बुरी तरह से बर्बाद किया था। उसके बाद आता है 1301 में रणथंभौर। रणथंभौर भी उस वक्त एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फोर्ट हुआ करता था वहाँ, जो कि काफ़ी उस वक्त इम्पोर्टेंट था। तो उसको कैप्चर करने वो खुद है वो आ गया था। उसके बाद चित्तौड़ है वो भी एक, जिसके लिए हाल ही के कुछ समय है उसके ऊपर जो इस बैकग्राउंड के ऊपर जो फिल्म बनी थी पद्मावत, तो ये जो पद्मावत है उसमें भी आप देखें वो चित्तौड़ है उसके ऊपर काफ़ी उसने जो सीज चला रखी थी और बाद में उसको कैप्चर कर लिया था। तो खिलजी ने जो मालवा है उसको भी कैप्चर है वो कर लिया था। तो जब वो सुल्तान बना तो उसने डेक्कन में भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो चलाई रखी थी। उसमें फ्रेश कैंपेन चलाई। उसमें पहला जो यादव किंगडम है देवगिरी का, जो कि उसका जो वहाँ के जो ताकतवर रूलर था रामचंद्र देव, लेकिन जो रामचंद्र देव है वो भी उसको भी उसने हराया था। उसके बाद तेलंगाना का जो कि वारंगल उसका कैपिटल हुआ था और वहाँ के काकतीय डायनेस्टी के जो प्रताप रुद्रदेव प्रथम थे वो रूलर थे, तो उसको भी उसने हराया था। वही जो द्वार समुद्र जो कि पावरफुल होयसल जो राजा था उसको भी उसने हराया था। वहीं जो पांड्यन किंगडम से उसको भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने वहाँ पर सक्सेसफुल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो चलाई थी। और इन सब कॉन्क्वेस्ट से ही उसने एक बहुत ही बड़ा जो एम्पायर है वो खड़ा किया था। और ये जो डेक्कन का जो फ्रेश कैंपेन है वो मलिक काफूर, जो कि उसका रॉयल यूनक और स्लेव हुआ करता था, उसी के लीडरशिप में उसको चलाया था। तो उसकी जो 1316 है वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका रॉयल यूनट जनरल था मलिक काफूर, वो 35 दिनों के लिए सुल्तान बना। और इसी से ही उसका जो रोल है उसको क्रिमिनल रूल के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि देख, ये जो मलिक काफूर था वो पहले कहा जाता है कि एक हिंदू ही था, लेकिन वो बाद में कन्वर्ट होके जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके साथ वो मिल गया था। तो जो मलिक काफूर है उसका जो 35 दिनों तक का जो रेन है वो बहुत ही क्रूर हुआ करता था, क्योंकि उसने उस वक्त काफी रॉयल फैमिलीज के जो मेंबर हुआ करते थे उनको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की जो लीडरशिप में जो तुर्किश चीफ थे उन लोगों ने उसको डिपोज कर दिया और मार दिया। और जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है वो भी इस मलिक काफूर की तरह कहा जाता है कि वो एक हिंदू ही था जो कि गुजरात से बिलोंग करता था, लोएस्ट कास्ट। वो कन्वर्ट करके जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह नाम रखा था और दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। तो जो उसकी भी मृत्यु के बाद ये जो खुसरू खान है उसने नासिरुद्दीन नाम धारण किया, और वो भी यही एक पहले हिंदू ही हुआ करता था, वो कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जब वो सुल्तान बना तो वो रिकन्वर्ट हो गया और जो दिल्ली है उसकी गद्दी के ऊपर वो बैठ गया। तो देखे तो उस वक्त की जो
जो पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो दिल्ली है वहाँ पर उसका जो मेन एरिया वहाँ पर हुआ करता था। वहीं जो अलाउद्दीन खिलजी के वक्त काफ़ी सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन है वो चलाई थी, लेकिन वहाँ पर देखे तो यहाँ पर उसने रेड तो चलाई थी लेकिन इन सब टेरिटरी को कैप्चर नहीं किया था। तो उनकी भी उस वक्त भी देखे तो राजपूत किंगडम है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है वो हुआ करते थे। तो ये बाद में ही इनको कैप्चर किया जा सका। तो कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी है उसमें काफ़ी सक्सेसफुल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो चलाई थी। तो उसमें एक बहुत ही बड़ा जो एरिया है उसकी टेरिटरी में आता था, जिसमें अभी पाकिस्तान का भी कुछ एरिया शामिल है और नॉर्थ इंडिया का भी कुछ एरिया है वो शामिल है। उसमें ईस्टर्न गंग जो वहाँ पर जो बंगाल है वो भी इंडिपेंडेंट हुआ करता था। काकतीय, होयसल और पांड्य है वो सब है वो इंडिपेंडेंट हुआ करते, जो कि बाद में ही उनको कैप्चर करना सक्सेस रहा। अब बात करते हैं तुगलक की। जो तुगलक डायनेस्टी है उसने भी काफ़ी सालों तक जो वो राज किया था। ये जो तुगलक डायनेस्टी है उसी ने ही ये जो बंगाल हो उसको कैप्चर किया और काफ़ी साउथ तक उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो चलाई रखी थी। तो ये तुगलक डायनेस्टी के भी बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें भी मोहम्मद तुगलक है वो अपनी अजीब गरीब जो एक्सपेरिमेंट है उसके भी लिए भी वो जाना जाता था, तो इसलिए भी उसके बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब तुगलक डायनेस्टी है उसके बारे में बात करते हैं। जो तुगलक डायनेस्टी है उसका फाउंडर था वो था गाजी मलिक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक का नाम धारण करके वो दिल्ली के गद्दी के ऊपर बैठ गया था। तो ये जो गियासुद्दीन है वो भी पहले एक जो सोल्जर है वो हुआ करता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के वक्त वो काफ़ी उसका जो रेन था तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन के रूप में वो आ गया था। तो गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है जिसको जूना भी कहा जाता है वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया। और जो ये जो जूना है उसने मोहम्मद बिन तुगलक नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया। और जो इब्न बतूता और जियाउद्दीन बरानी है उसके कुछ जो टेक्स्ट है उसी से ही ये मोहम्मद तुगलक है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो उसने भी काफ़ी सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशन चलाई, जिसमें डेक्कन, ओडिशा और नॉर्थ वेस्ट के जो पार्ट है वहाँ पर तो उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चलाई। लेकिन उसने जो ये काराजाल उस वक्त जो नॉर्दर्न हिमालयन है जो कि उस वक्त तिब्बत और कश्मीर के भी कुछ एरिया और कुमाऊं हिल्स के भी कुछ जो एरिया है वहाँ पर ये जो काराजाल जो हुआ करता था उसने वहाँ पर से एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो चलाई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक है उसको किस लिए याद रखा जाता है, उसने काफ़ी ऐसे बोर्ड एक्सपीरियंस लिए और काफ़ी जो एग्रीकल्चर है और जो व्यापार है उसमें भी उसकी काफ़ी दिलचस्पी थी, तो इसीलिए भी उसको काफ़ी वो याद रखा जाता था। उसमें उसने जो काफ़ी एक्सपेरिमेंट उसमें सबसे पहला आता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। तो उसने जो देवगिरी है वहाँ पर उसने दौलताबाद जो अपना एक कैपिटल के रूप में उसको बनाने की घोषणा की। और जो दिल्ली है और ये जो दौलताबाद है वो उन दोनों को कैपिटल के रूप में मान्यता देने का उसने जो योजना है वो बनाई थी, लेकिन वो भी एक तरह से बुरा रहा। उसका मानना ये था कि ये जो दौलताबाद है वो जो दिल्ली है वो काफ़ी नॉर्थ में है, तो जो मंगोल है उसके साथ काफ़ी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो सकती है, तो उसको टालने के लिए भी उसने देवगिरी है उसको कैपिटल बनानी चाहिए। और दूसरा कारण स्ट्रेटेजिक भी था, ये देवगिरी है उसी से ही उसकी टेरिटरी है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। आपने देखा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी टेरिटरी काफ़ी बड़ी थी, तो यहाँ से वो यहाँ पर भी ध्यान रख सकता है और साउथ में भी ध्यान रख सकता है, उस काफ़ी टेरिटरी भी कैप्चर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उसमें भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, उसमें जो एलिट क्लास के पीपल यानी कि जो नोबल्स थे, क्लर्जी थे और ये जो उलेमास थे और जो प्रीस्ट क्लास थे उन सबको ले गया। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्लास थे उन सबको भी वो अपने साथ है वो ले गया था। लेकिन कोई भी ऐसे इन सब का जो काम कर सके ऐसे जो ट्रेडर्स थे और साथ ही साथ देखे तो जो वर्कर्स थे, पिजन्स थे, उन सबको वो वहाँ नहीं ले गया था। और वहीं जो ये दिल्ली के लोग हैं वो अपने घर और अपने जो वेल एस्टेब्लिश्ड जो बिजनेस हुआ करते थे वो छोड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए भी जो आम लोग हैं वो उसके साथ नहीं गए। तो ये से इन सब कारणों से ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हुआ। और
कुछ समय बाद ही उसको वापस दिल्ली है वो आना पड़ा। उसके बाद आता है टोकन करेंसी। ये भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप उस वक्त हुआ करता था, क्योंकि जो टोकन करेंसी जो कि मेनली है वो कॉपर से ही बनाई जाती है, क्योंकि उस वक्त देखे तो जो सिल्वर कॉइन है उसकी काफ़ी जो घट है वो हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो इन्वर्टर है वो सोने के साथ साथ सिल्वर है वो भी ले गए थे। वही सिल्वर की जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसने जो नई टोकन कॉपर कॉइन है जिसको जित्तल भी कहा जाता है, तो उसके इक्विवेलेंट जो कि टाका का इक्विवेलेंट है वो एक नई करेंसी के रूप में उसने बाजार में रखा था। लेकिन ये भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट में रूप में ही जाना जाता है। उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे दीवान एकोही भी कहा जाता था। यह भी एक बहुत ही उसका अच्छा स्टेप के रूप में काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर एक अलग डिपार्टमेंट बना, ये काफ़ी एक नई पहल के रूप में देखा जाता था। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका भी जो कुछ रेन है उसमें भी काफ़ी ऐसे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो चलाए रखे थी, जो और जो काफ़ी रिवोल्ट है भी हुए थे। तो इस रिवोल्ट को दबाने में ही जो थट्टा है जो कि सिंध है वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो कजिन है फिरोज तुगलक वो गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। उसने भी जो नगरकोट, बंगाल और डेक्कन का जो कुछ एरिया है वो फिरोज तुगलक के वक्त वो काफ़ी है वो इंडिपेंडेंस हुआ करते थे, तो उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है उसके खिलाफ चलाई थी। वहीं जो स्लेवरी सिस्टम है वो इसके वक्त काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। जो स्लेवरी उसमें भी कोड ऑफ स्लेवरी के भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है वो फिरोज तुगलक में ही बनाए गए थे। और वो काफ़ी ये जो फिरोज तुगलक है वो काफ़ी रिलीजियस पर्सन है वो हुआ करता था। वो सिर्फ इस्लाम को ही देखता था, वो हिंदू धर्मों के प्रति काफ़ी घृणा है वो रखता था। तो उसकी जो मृत्यु है फिरोज तुगलक वो आखिरी ऐसा कैपेबल रूलर था। उसकी मृत्यु के बाद जो दिल्ली है उसका कंट्रोल है वो नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं रहा। तो काफ़ी ऐसे जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स है उसकी टेरिटरी में थे तो वो अलग हो गए, और दिल्ली है उसके आसपास का जो एरिया है वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहा। तो तुगलक के वक्त ही एक बड़ी घटना होती है वो तैमूर का इन्वेजन। तैमूरलैन जो कि तुर्के का बेटा था, जो कि गुरकान ब्रांच के बारलास तुर्क हुआ करते थे, उसी से ये बिलोंग करता था। और उसकी जो जन्म है वो ट्रांस ओक्सियाना के जो केस है वहाँ पर हुई थी। तो उसने भी उसकी पिता के बाद जो समरकंद जो उस वक्त कैपिटल हुआ करता था उस ट्रांस ओक्सियाना का, तो उसने समरकंद की गद्दी को 1369 में संभाला। और उसने काफ़ी जो एक्सपीडिशन है वो चलाए थे, जिसमें पर्सिया और अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए मिलिट्री एक्सपीडिशन चलाए थे। और इंडिया में भी बात करें तो जो इसके एक्सपीडिशन की शुरुआत अगस्त 1398 से शुरू होती है, जब काबुल को कैप्चर करने के लिए उसने एक्सपीडिशन चलाई। और वहीं जो दिसंबर 1398 है वहाँ पर वो दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में तो उसने काफ़ी लूट मचाई, जिसमें काफ़ी ऐसे जो लोग हैं, तो कहा जाता है तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं उसकी हत्या की गई थी। उसका भी यही था कि जैसा महमूद गजनी ने किया था, जो दिल्ली का जो पैसा था वो उसको मेन अट्रैक्शन के वजह थी। तो ये दिल्ली के पैसे को लूटने के लिए ही वो काफ़ी जो दिल्ली को काफ़ी दिनों तक उसने लूटा। कहा जाता है कि 15 दिनों तक उसने दिल्ली के लोगों को जनरल मैसेकर की ऑर्डर दिए थे, और उसमें हिंदू मुस्लिम सब लोगों को उसने मारा था। और वो काफ़ी उस वक्त क्रूर राजा है वो हुआ करता था। और उस वक्त जो महमूद शाह है दिल्ली का जो सुल्तान है तुगलक डायनेस्टी का, वो महमूद शाह का राज हुआ करता था। लेकिन इस तैमूर लैन की डर की वजह से वो दिल्ली से भाग गया था। और जाते जाते भी ये जो तैमूर लैन है वो 1399 में, जब जनवरी 1399 उसमें वो वापस समरकंद जाने लगा, तो उसमें अपने रास्ते में भी मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू के जो एरिया है उसको भी काफ़ी बर्बाद किया। और उसके जाने के बाद उसने अपने जो एक जनरल था खिजर खान, उसको लाहौर, दियालपुर और मुल्तान के गवर्नर के रूप में नियुक्त करके वो वापस चला गया। और ये जो खिजर खान है वही इस सैयद डायनेस्टी का
जो रूलर है वो हुआ करता था। सैयद डायनेस्टी का रूल है काफी शॉर्ट हुआ करता था। ये जो खिजरत खान है उसने जो सुल्तान दौलत खान है उसको हराकर जो दिल्ली है वो कैप्चर कर लिया था। तो खिजर खान की मृत्यु के बाद जो मुबारक शाह है वो दिल्ली का राजा बना। उसके बाद राजा बना मोहम्मद शाह, जो कि दिल्ली है उसके आसपास का ही कुछ जो एरिया है उस वक्त दिल्ली का सल्तनत का पार्ट था। वहीं उसने भी चाहा कि उनकी टेरिटरी को बड़ा किया जाए। उसमें उसने कटिहार है, बदायूं है, इटावा है, पटियाला, ग्वालियर, काम्पिल, नागपुर और मेवात जैसे जो एरिया है वहां पर उसको कैप्चर करने की कोशिश की। लेकिन उसमें भी जो ये नोबेल से उनकी कॉन्स्पिरसी और इन सब जो वहां पर जो इंडिपेंडेंट जो सामंत हुआ करते थे ये सब इस तुर्किश नोबल के ही अंतर्गत आते थे। तो इन सब ने कॉन्स्पिरेसी से ही ये जो टेरिटरी है वो कैप्चर नहीं की जा सकी। उसके बाद आलम शाह है वो दिल्ली का सुल्तान बना और वही टोटली इनकॉम्पिटेंट सुल्तान हुआ करता था। और आलम शाह का जो वजीर था हमीद खां, उसने जो बहलोल लोदी है उसको आर्मी का चार्ज लेने के लिए बुलाया और उसको आलम शाह है वो बदायूं है वो भाग गया था। तो उसी से ही ये जो लोधी डायनेस्टी है उसकी शुरुआत हो जाती है। वहीं इसी समय गाल में ही दो तीन बड़े बड़े साम्राज्य बनने की शुरुआत हो जाती है। उसमें पहला है राजपूताना में भी काफी राजपूत चिफ्टेंस यानी कि जो सरदार है उन लोगों ने वहां पर इंडिपेंडेंट अपने जो राज्य बनाने लगे। वहीं जो बहमनी किंगडम है उसकी भी शुरुआत हो जाती है। और साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य के बनने की शुरुआत है वो हरिहर और बुक्का द्वारा की जाती है। तो उसके बाद अब देखते हैं कि लोधी डायनेस्टी, जो लोधी डायनेस्टी है वो तुर्किश नहीं थे। वो कौन थे? वो थे अफगानिस्तान के पश्तून थे। वो लोधी डायनेस्टी ने 1451 से 1526 के बीच तक का जो टाइम पीरियड है उसमें दिल्ली के ऊपर राज किया था। और ये लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी, जो कि लोधी अफगानिस्तान की जो लोधी ट्राइब है उसको बिलोंग करता था। The Lodhis were the last ruling family of the Sultanate period and the first to be headed by Afghans। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो अफगान जो डायनेस्टी है वो पहला ऐसा लोधी डायनेस्टी जी पहले सब हुआ करते थे वो तुर्किश ओरिजिन के हुआ करते थे। पहले ऐसे थे जो अफगान ओरिजिन के थे। तो ये जो लोधी डायनेस्टी है वो बाबर द्वारा जो डिफीट मिली, काबुलिस्तान का जो बाबर था उससे उसको डिफीट मिली बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसी से ही इस डायनेस्टी का अंत हो जाता है और मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। तो उसका पहला राजा था बहलोल लोधी, जो कि सुल्तान शाह लोधी जो कि गवर्नर लाहौर और सिरहिंद का जो गवर्नर हुआ करता था उसका ये भतीजा था। तो सुल्तान शाह की मृत्यु के बाद ये जो बहलोल लोधी है वो भी ये जो लाहौर और सिरहिंद है उसका गवर्नर बन गया। तो जब उसने भी हामिद शाह के बुलावे पर जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया तो तब उसकी भी टेरिटरी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो उसने भी कुछ जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो चलाई। उसमें सबसे जो रिवोल्ट हुआ था मेवात और दुआब में उसको उसने पूरी तरह से सप्रेस किया। वही जो उसने सुल्तान और जौनपुर है उसको भी दिल्ली सल्तनत है उसमें मेला लिया था। वहीं उसने कालपी और धौलपुर के जो एरिया है उसको भी दिल्ली के अंदर ला गया था। लेकिन बंगाल, गुजरात और डेक्कन है वो दिल्ली के अंतर्गत नहीं आते थे। जो ये बहलोल लोधी है उसके बाद सिकंदर जो जो लोधी है वो दिल्ली सल्तनत का राजा बना जिसका नाम था निजाम खान। और वो सिकंदर शाह लोधी के नाम से ही वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया था। और उसने एक बिहार, धौलपुर और नारवार के और ग्वालियर और नागौर के कुछ जो एरिया है उसने वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिए थे, जो कि पहले खिलजी द्वारा मिलाए गए थे। तो उसने जो पहले की जो दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी है उसको फिर से बनाने की एक कोशिश के रूप में ही इन सब के एक्सपीडिशन को देखा जा सकता है। वही उसके बाद सिकंदर के बाद राजा बनता है इब्राहिम लोदी, जो उसका बड़ा बेटा था। तो उसने भी जो दिल्ली के गद्दी के ऊपर बैठ गया, लेकिन उसका जो पीरियड है वो काफी रिवोल्ट भरा, उसका जो पीरियड है रेन है वो काफी शांति प्रिय नहीं था। क्योंकि देखे
तो उस वक्त उसके पीरियड को पीरियड ऑफ रिवोल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसका जो भाई था जलाल खान, उसने रिबेल कर दिया, उसने म्यूटिनी कर दी। वो उसके बाद ये जो इब्राहिम लोदी है उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन बाद में जो बिहार है उसने भी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जो मेवाड़ है वहाँ पर भी जो राणा सांगा है उसकी जो पावर है वो अपनी जेनिथ पर पहुंच चुकी थी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य के जो राज्य है, किंगडम है, उसके रूप में राणा सांगा उभरे थे। वहीं जो पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान, उसने भी सुल्तान के जो जो बिहेवियर है उसी से ही डिससेटिस्फाइड होकर उसने भी रिबेल कर दी। और ये जो दौलत खान है उसने ही जो काबुल का जो रूलर था बाबर, उसको भारत के ऊपर आक्रमण करने की जो न्योता है वो दिया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें इस सुल्तान इब्राहिम लोदी की पूरी तरह से हार हो जाती है और वहीं से ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। तो इन सब का ये कंक्लूजन निकलता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शुरुआत भी बैटल फील्ड में हुई और उसका डिसइंटीग्रेशन है वो भी बैटल फील्ड में ही हुआ था। क्योंकि ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है जो कि 1192 में लड़ाया गया था, उसी से ही इसकी शुरुआत है वो हो चुकी थी। वहीं जो उसी से ही फ्यू माइल्स अवे ये जो तराइन है उसी से ही थोड़े दूर पानीपत है, वहां पर इस दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है उसमें भी एक हमारे इतिहास में मिडेवल पीरियड है, उसमें भी काफ़ी एक बड़ा रोल है वो प्ले किया था। तो इसके लिए जानना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उस वक्त की जो सोसाइटी और कल्चर है उसके बारे में जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।